कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को मेरा बारंबार नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। आज मैं आपको कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट की गद्य खंड का एक पाठ है, पहली चूक, जिसे श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। पाठ का नाम क्या है? पहली चूक। पाठ का नाम पहली चूक, लेखक का नाम श्रीलाल शुक्ल। और केंद्रीय भाव भी देख लीजिए क्या है। पहली चूक व्यंग में लेखक ने उन शिक्षित जनों को अपनी रचना का केंद्र बिंदु बनाया है जो शहर में निवास करते हैं और ग्रामीण वातावरण से पूर्णतः अनभिज्ञ होते हैं। ये पुस्तकों और चलचित्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपने मानस में काल्पनिक ग्राम का सृजन करते हैं। उनकी कल्पना उस समय खंड विखंड हो जाती है जब वे ग्रामीण परिवेश में पहुंचकर यथार्थ ग्राम्य जीवन के दर्शन करते हैं। लेखक श्रीलाल शुक्ल ने सुख सुविधापूर्ण शहरी वातावरण में रहकर ग्रामीण समस्याओं को सुलझाने की असंगति को स्पष्ट किया है। देखिए पाठ क्या है। पहली चूक पाठ का नाम। कहते हैं, उत्तम खेती मध्यम वान, अधम चाकरी भीख निदान। यह कहावत पहले मैं कई बार सुन चुका था। अब ये हुआ यह कि बीए पास करने के बाद मुझे अधम चाकरी मिली ही नहीं, इसलिए उसे भीख निदान समझकर मैंने खेती के उत्तम व्यवसाय में हाथ लगाना चाहा और अपने गांव चला आया। मेरे चाचा ने मुझे समझाया कि खेती का काम है तो बड़ा उत्तम, पर फारसी पढ़कर जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। इस प्रकार मैंने उन्हें बताया कि यह सब कुदरत का खेल है, क्योंकि फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते, खेत जोतते हैं। आगे वो कहते हैं, चाचा बोले, बेटा यह खेती का पेशा तुमसे नहीं चलेगा, यह तो हम जैसे लोगों के लिए है। इसमें तो दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। आगे कहते हैं, इस पर मैंने जवाब दिया कि यह शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और यह गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूतों में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। अब यहाँ पर बताया पंचभूत यानी हमारे इस भौतिक शरीर का निर्माण करने वाले या संसार का निर्माण करने वाले 5 महातत्व या 5 महाभूत, जिनको कहते हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हो गए, इनको पंचभूत कहते हैं। और पंचगव्य गाय से प्राप्त होने वाले 5 प्रकार के पदार्थ, जिनको पंचगव्य कहा जाता है, जैसे गोबर, गौमूत्र, घी, दही, दूध, गौमूत्र, गोबर, ये पंचगव्य कहलाते हैं। चलिए आगे क्या कहते हैं लेखक जी, जरा देखते हैं। मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चाचा दंग रह गए। आसपास बैठे हुए लोगों में धन्य है का नारा लग गया। तब मैंने फिर कहना शुरू किया, और चाचा, यह खेती साधारण लोगों का पैसा नहीं है। बड़ों ने इसकी प्रशंसा की है। कार्लाइस ने इस पर लेख लिखे हैं। टॉल्स्टॉय तो स्वयं किसान ही हो गया था। वाल्टेयर खुद बागवानी करता था। ग्लेडस्टोन लकड़ी चीरता था। वह अपने देश में भी गौतम जैसे ऋषि गेहूं बोते थे। वैसे तो कंदमूल फल खाने के कारण उनकी दिलचस्पी हार्टिकल्चर में थी और वे ज़्यादातर फल और शकरकंद ही पैदा करते थे, इसलिए खेती को उत्तम मानना ही चाहिए। मैं कल से खेती करूँगा, मेरा यही फैसला है, ऐसा कह दिया लेखक ने। मेरे चाचा मेरी बात से प्रभावित तो हुए, पर बोले, बेटा खेती
खेती करोगे, पर इतना समझ लो कि खेतों के आसपास ना तो काफ़ी हाउस होते हैं ना क्लब। सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की ठूंठियों पर घूमना फिरना होता है। अरहर की ठूंठियों पर घूमना फिरना होता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक़ है। वह इसलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। सिनेमा के द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ। बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में आँख मिचौली का खेल होता है। फसल कटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती हैं और गाती भी हैं। और गाती भी। वे नाचती जाती हैं और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गाँव में आने लगते हैं और खेतों के चक्कर काटने लगते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। सच पूछिए तो खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे भी सिनेमा से ही मिली थी। आगे क्या कहते हैं। दूसरे दिन चाचा ने मुझसे खेतों पर जाकर काम करने के लिए कहा। मैंने पूछा, खेत कहाँ पर हैं? उन्होंने कहा, गांव के दक्कन की ओर रमेसर के बाग के आगे से गलियारा जाता है। गलियारे से पश्चिम में एक राह फूटती है। राह से उत्तर एक मेड़ जाती है। मेड़ के पूरब गन्ने का एक खेत है। गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है। वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं। तुम वहीं जाकर काम देखो। मैं चल पड़ा। कुंवार का महीना था। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। ताड़ और खजूर के पेड़ हिल हिल कर एक दूसरे के गले मिल रहे थे। सब कुछ सिनेमा जैसा लग रहा था। तभी आगे एक कुआं दिख पड़ा। सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है। कुआं सुनसान था। सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है। कुआं सुनसान था। किसी की पायल नहीं जनकी, ना कोई घड़ा फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। ना खेतों में आँख मिचौनी का दृश्य ही दिख पड़ा और ना हीरो ने कोरस गाए। कोरस गाए मतलब गीत गाए। साथ में मिलकर गीत गाना माने कोरस गाना। मुझे देहात से बड़ी निराशा हुई। मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता गया। अब मैं ऐसी जगह जा पहुंचा जहां मेरे खेत होने चाहिए थे। चाचा ने बताया था कि वहीं गन्ने का खेत है और वहीं बाजरा खड़ा है। मैं गन्ने के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए बाजरे का सहारा लेना पड़ा। एक मेड़ पर एक अधेड़ किसान खड़ा हुआ था। उसके पास जाकर अपना गाना बंद करते हुए मैंने पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं है? किसान ने मेरी ओर घूरकर देखा, फिर घबराहट के साथ पूछा, यह आप क्या पूछ रहे हैं? मेरा नाम तो रामचरण है। मैंने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर सार्वभौमिक मित्रता के भाव से कहा, तो भाई रामचरण, मुझे बताओ, यह बाजरा कौन है? कहाँ रहता है? यह खड़ा कहाँ है? इसे क्यों खड़ा किया गया है? मेरी बात सुनते ही रामचरण जोर से हंसने लगा। आसपास काम करते हुए किसानों को पुकार कर उनसे कहा, यह देखो, ये भैया तो बाजरे को आदमी समझ रहे हैं। 2-3 किसान हंसते हुए वहीं आ गए। मैं समझ गया कि मुझसे चूक हो गई है, इसलिए बात टालते हुए मैंने कहा, ओ, मैं तो हंसी कर रहा था। दरअसल मैं तो बाजरे के पेड़ की छां ढूंढ रहा हूँ। उसी पेड़ के पास मेरे चाचा के खेत हैं।
उसी पेड़ के पास मेरे चाचा के खेत हैं। इस बार वे किसान कुछ और ज़ोर से हंसे। मुझे भी झेंप सी लगी, पर मैंने हंसकर इस बात को टाल दिया। दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चूक मुझसे कहीं दोबारा ना हो जाए, इसलिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगाकर मैंने उनका अध्ययन आरंभ कर दिया। गांव से मैं हताश हो गया था। वहाँ वह था ही नहीं जो मैंने पहले पर्दे पर देखा था। मैंने सिनेमा के पर्दे पर या टेलीविज़न में या दूरदर्शन में जो मैंने देखा था वो यहाँ नहीं देखा इनसे, इसलिए मैं वहीं से निराश हो गया। फिर भी मैं अध्ययन करता रहा। अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में हो ही नहीं सकती, वह शहर में ही होती है। यह सब इस प्रकार से हुआ। अब वो आगे की घटना बताते हैं। मुझे बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर गए हुए थे, इसलिए मैं भी शहर चला गया। दूसरे दिन मुझे अपने खेतों में अच्छे हलों से जुताई करानी थी। अच्छे हल शहर में मिलते हैं, इसलिए मैं फिर शहर पहुंचा। तीसरे दिन मुझे नहर में एक नया पाइप लगवाने की ज़रूरत जान पड़ी। उसके लिए नहर के बड़े इंजीनियर का हुक्म लेना पड़ता है, वे शहर में रहते हैं, इसलिए मैं फिर शहर गया। चौथे दिन कुछ कीटाणुनाशक दवाइयाँ खरीदने के लिए मुझे शहर का चक्कर लगाना पड़ा। फिर मुझे कृषि विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत करने के लिए शहर जाना पड़ा। उसके बाद मैं जितना ही खेती की समस्याओं को समझता गया, उतना ही शहर जाने की आवश्यकता बढ़ती गई। इसलिए एक दिन मैंने कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद की और अपनी कारडराए की पतलून और रंग बिरंगी छापेदार बुश शर्ट पहनी, बेल्ट कैप लगाई और चाचा से कहा, देखिए ये खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए से साधना कठिन है। इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा और वहीं से वैज्ञानिक ढंग की खेती करूँगा। चाचा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है, जैसे धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, वैसे ही तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा स्वाभाविक और उचित है। मैं आदमी पहचानने में कभी चूक नहीं करता, पर तुम्हें पहचानने में ही मुझसे पहली चूक हुई है। जाओ शहर में ही रहकर खेती करो। मैंने भी प्रसन्न मुद्रा में कहा, नहीं चाचा, चूक आपसे नहीं हुई, पहली चूक तो मुझसे हुई थी, जो मैंने बाजरे को पहले आदमी समझा और बाद में उसे छायादार पेड़ समझता रहा। पर कोई बात नहीं, अब मैं शहर में रहकर बाजरे के विषय में अपनी रिसर्च करूंगा और बताऊंगा कि किस खाद के प्रयोग से बाजरे की लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल लाए जा सकते हैं। मतलब बाजरे की लताओं में अब भी वो फैल चूक कर रहा है। बाजरे का एक तना होता है खड़ा, ज्वार की तरह पौधा होता है और वो उसको लता बता रहा है। तो बाजरे की लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल लाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे से विदा ली। मैं गुनगुनाता हुए स्टेशन की ओर चल दिया और बैल की पूंछ उमेटते हुए खेतों की ओर चले गए। तो ये पाठ था पहली चूक। इसको श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था। ये व्यंग्यात्मक निबंध है। इस पाठ को आप ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को। थैंक्स।